हेलो दोस्तों, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपक सर एम एस ज्ञान दर्शन में। चलिए, और मैं आपके साथ दीपक सर, ठीक है। चलिए, पिछले वीडियो में मैं सोशल साइंस का मॉडल सेट आप सभी के लिए लेकर आया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस के बारे में बताऊंगा। साइंस का जो भी मॉडल क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसमें 80 क्वेश्चन, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को दबाना ना भूलेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, समय ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या, पहले समझ लिए। क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए। कितने विकल्प है, कितने ऑप्शन है? 4 है, जिनमें से एगो सही है। प्रत्येक को मतलब अपने द्वारा जो चुनिए उसको मेरे सीट पर आपको भरना है, ठीक है। चलिए 40 क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन है दुगुनी, आधी, ऑप्शन है दोगुनी, ऑप्शन बी आधी, ऑप्शन सी चौथाई और ऑप्शन डी बराबर। इसका सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? सही जवाब बताइए क्या होगा, कमेंट्स में बताएंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? फिर से सुनेंगे, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जवाब आप बताएंगे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका सही जवाब होगा निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन ए सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है क्या, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है क्या? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या निरंतर परिवर्तित होता है। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान में क्या होता है? जवाब बताएंगे आप कमेंट्स में। मेरे भाई कमेंट्स में जवाब लिखिए क्या होगा। लघुपथन के समय परिपथ में धारा का मान में क्या होता है? बाबू धारा का मान जो होता है, इसका सही जवाब होगा लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान लघुपथन की जो ज़्यादा लोड होता है तो क्या होता है, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। यानी इसका सही जवाब कमेंट्स में होगा क्या मेरे भाई? कमेंट्स में लिखेंगे इसका ऑप्शन सही, सी नंबर सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? क्वेश्चन सुनेंगे, नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? जवाब आप कमेंट्स में देंगे। कमेंट्स में इसका जवाब लिखिए मेरे भाई। कमेंट्स में क्या होगा? ऑप्शन ए आई स्क्वायर आर, ऑप्शन बी आई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी भी इंटू आई और ऑप्शन डी भी स्क्वायर बट्टा आर। जवाब आप बताएंगे मेरे भाई। इसका सही जवाब होगा क्या? कमेंट्स में आंसर लिखना है आपको। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है? तो बाबू ये होता है ऑप्शन बी आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा या परितारिका द्वारा? जवाब आप बताएंगे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बाबू जो घटाया बढ़ाया जाता है वो पक्षमाभी पेशियों के द्वारा घटाया जाता है। किसके द्वारा? पक्षमाभी पेशियों के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। जवाब आप बताएंगे। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? टंगस्टन का, तांबा का, नाइक्रोम का, जस्ता का? जवाब आप बताइए। कमेंट्स में लिखना है जवाब, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप सभी को ये समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। भाई जी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, तब जाकर आपको अच्छा से जो भी वीडियो डालूंगा उसको सबसे पहले आप ही को नोटिफिकेशन प्राप्त होगा।
विद्युत बल्ब के फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का, तांबा का, नाइक्रोम का, जस्ता का। सही जवाब बताएंगे, सही जवाब क्या होगा? तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का। और जो नाइक्रोम होता है ये वो विद्युत इस्त्री में लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक एक तांबा का उपयोग वो फ्यूज बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक जो प्रिज्म होता है कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी दिया है 3। सही जवाब क्या होगा मेरे भाई? सही जवाब बताएंगे। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म जो होता है वो होता है 5 सतहों से घिरा। कितने सतहों से? 5, यानी ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण कौन होगा? उत्तल होगा, अवतल होगा, समतल होगा, समतल या उत्तल होगा? जवाब आप कमेंट्स में लिखेंगे मेरे भाई। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है तो दर्पण होता है समतल दर्पण। कौन दर्पण? समतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फिर से सुने, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या? विद्युत प्रेरण की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, फैराडे ने, एम्पियर ने या फिर फ्लेमिंग ने? या फिर फ्लेमिंग ने? जवाब आपको बताना है कमेंट्स में। कुछ घबराने वाली बात नहीं है, कमेंट्स में जवाब देना है आपको। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? सही जवाब दीजिए। सही जवाब विद्युत प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? जवाब आप कमेंट्स में लिखेंगे मेरे भाई। कमेंट्स में आंसर ठोकिए। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? आकाश का रंग नीला अपवर्तन के कारण, प्रकाश के। इसका सही जवाब होगा मेरे भाई प्रकीर्णन के कारण। क्या जवाब होगा? प्रकीर्णन। चलिए इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन बी सही जवाब। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो होता है क्या होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन। सामान्य नेत्र सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है? फिर से सुन लेंगे क्वेश्चन। सामान्य नेत्र, कौन नेत्र की बात कर रहा है? सामान्य नेत्र की बात कर रहा है। कितना दूरी तक, अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को देख सकता है? ऑप्शन है 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर अनंत। जवाब आप बताएंगे मेरे भाई। कोई भी व्यक्ति जो होता है सामान्य साधारण अक्षर लंबा जहाँ तक देता है, यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? अनंत। क्या होगा? सही जवाब अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? जवाब बताएंगे। सेंटीमीटर, प्रति सेंटीमीटर या प्रति मीटर या फिर मीटर? मेरे भाई लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक की बात करें, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। अगर एसआई की बात कर जाए तो होता है प्रति मीटर। क्या होता है? प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए क्या कह रहा है। अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस यानी CuO प्लस H2, अभिक्रिया का CuO यानी कॉपर प्लस H2 यानी कि जल बना रहा है। ये कैसा किसका उपचयन हो रहा है इस अभिक्रिया में? इस अभिक्रिया में किसका उपचयन हो रहा है? सही जवाब आपको बताना है। कॉपर ऑक्साइड का, हाइड्रोजन का, कॉपर का या जल का? जवाब बताएंगे। CuO H2 कॉपर, CuH2O यानी कि जल। सब आप बताएंगे। जवाब कमेंट्स में ठोकिए क्या होगा? इसमें किसका उपचयन हो रहा है? इसमें हो रहा है उपचयन। किसका हो रहा है? तो ये होता है हाइड्रोजन का। किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। चलिए अगला क्वेश्चन। सोडियम की संयोजकता क्या होती है? सोडियम की संयोजकता क्या होती है? सही जवाब आप बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? सोडियम की संयोजकता कितना होता है? जवाब आपको देना है। 1 होता है, 2 होता है, 8 होता है या 11 होता है? मेरे भाई सोडियम की संयोजकता होती है 1। इसका परमाणु संख्या 11 होता है। अगला क्वेश्चन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? ऑप्शन है CnH2n, ऑप्शन बी CnH2n+4, ये दिया है यहाँ पर प्लस का दिया है +4। क्या दिया है? प्लस का 4। चलिए ऑप्शन सी दिया है CnH2n+2 और CnH2n+2 और उसके बाद दिया है फिर यहाँ पर दिया है प्लस का 2, CnH2n+2, CnH2n-2। जवाब आपको बताना है मेरे भाई। कमेंट्स में आंसर लिखना है आपको। कुछ घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन। उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा? उदासीन विलयन का pH मान क्या होगा?
7 से अधिक, 7 से कम, 7 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। जवाब आपको देना है मेरे भाई, कमेंट्स में आंसर लिखें। मेरी बहनें कमेंट्स में आंसर लिखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बहनों, आपको आंसर देना है। आप बताएंगे इसका सही जवाब। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। कितना होता है? 7 के बराबर या 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? 7, 9, 8, 18। जवाब आपको देना है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है क्या? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन, फास्फोरस। जवाब आप कमेंट्स में लिखेंगे। कौन सा अधातु? अधातु कौन है इसमें? ये क्या है? ग्रेफाइट, जो क्या है और अधातु, यानी इसका आंसर सही जवाब होगा क्या? ग्रेफाइट, जो पेंसिल बैटरी में होता है या फिर आपका पेंसिल जो होता है उसमें होता है। पेंसिल का जो होता है ना, पेंसिल, उसमें भी होता है। कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। जवाब आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है क्या? कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? जवाब आप बताएंगे। कार्बन एक अधातु है। क्या है? अधातु, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर CH3COH। अब बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। मेरे भाई कमेंट्स में आंसर लिखेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या बताना है आपको। कमेंट्स में आंसर लिखना है। पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? 19, 20, 23, 35। जवाब आपको देना है। कमेंट्स में आंसर लिखना है। मेरे भाई कमेंट्स में आंसर लिखिए। चलिए कमेंट्स में आंसर लेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए इसका सबसे पहले आप सब्सक्राइब करेंगे ताकि और भी जो भी है, और अपने दोस्तों को पास शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी आप ही के जैसा नंबर प्राप्त हो। और कन्फर्म इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, यही आएगा, यही आने वाला है परीक्षा में इस बार। एकदम इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप होश न अगर है ना और नहीं है विश्वास, तो आप एकदम से आप क्वेश्चन उस दिन का मिला लीजिएगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। एकदम वही क्वेश्चन है, कुछ से बाहर कुछ नहीं। पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है कितना? 19 होती है। कितनी होती है? 19। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? H2CH4, एथेन, C2H6 या C4H10। बताएंगे सही जवाब क्या होगा। बायोगैस का उदाहरण बताना इसमें से क्या है। बायोगैस का उदाहरण होगा CH4 एथेन। चलिए अगला क्वेश्चन। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, या ऑप्शन डी दिया है सोडियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसका दिया है सोडियम कार्बोनेट। जवाब बताएंगे आप कमेंट्स में। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मेरे भाई साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर 24। साधारण नमक का NaCl होता है। क्या होता है? NaCl, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? फिर से क्वेश्चन नंबर 25 सुनेंगे। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आक्सीकारक, अवकारक, आक्सीकारक, अभिकारक या प्रतिफल। जवाब बताएंगे। अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब बताएं। अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। और जो बन जाता है उसको कहते हैं प्रतिफल। अगला क्वेश्चन। कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है? कैल्शियम, बेरिलियम, हीलियम, लिथियम। बताएंगे जवाब। कौन सा शून्य वर्ग का तत्व है? इनमें से ये जो है, इनमें से कौन सा जो तत्व है जो शून्य वर्ग का है? जवाब आपको देना है। मेरे भाई कमेंट्स में आंसर लिखते चलेंगे। कमेंट्स में आंसर लिखते चलेंगे आप। जवाब आपको पता है मेरे भाई, जवाब आपको पता है। कमेंट्स में आंसर लिखिए। कुछ घबराने वाली बात नहीं, एकदम घबराना नहीं है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके एग्जाम में। शून्य वर्ग का कौन सा तत्व है? तो शून्य वर्ग का तत्व होता है बाबू हीलियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या रह गया? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27। स्वपोषी पोषण यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे, इसके लिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 28। 28 का, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? हरितलवक, ग्राना, पत्ती, स्ट्रोमा। जवाब आपको देना है। आप जवाब कमेंट्स में लिखिए। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो वह पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन।
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 का है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, अग्न्याशय, अंडाशय, एड्रिनल। जवाब आपको पता है मेरे भाई, जवाब पता है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। कौन है? यकृत है, जिसको क्या कहते हैं? लीवर। जिसको क्या कहते हैं? लीवर। क्या कहते हैं? लीवर। अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है क्या? पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है। जल के वहन के लिए, भोजन के वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के वहन के लिए। जवाब आपको देना है मेरे भाई, कमेंट्स में आंसर ठोकिए। ठोकिए, आंसर क्या होगा? पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। किसके लिए उत्तरदायी है? जल के वहन के लिए, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हुआ हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 31 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, देखेंगे, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है परासरण द्वारा, चालनी कोशिका नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जवाब आपको देना है मेरे भाई, कमेंट्स में आंसर लिखिए। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है विसरण द्वारा। सिर्फ एक वीडियो देखिए और आप एकदम कंफर्म 40 में 40 आएगा आपको। ऑब्जेक्टिव में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए। बीच में छोड़ेंगे तो आपको दिक्कत होने लगेगा, बीच में ना छोड़िए, यानी विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या होती है 2, 3, 4, केवल 1। बताएंगे जवाब। जवाब बताइए, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और या फिर ऑप्शन नंबर डी में दिया है बी और सी दोनों। बताएंगे जवाब। क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में होगा अमीनो अम्ल के विखंडन से ये दोनों बनता है, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए भी होगा और इसका बी नहीं होगा, बी नहीं, ए नहीं होगा, सॉरी बाबू। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनता है अमोनिया। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड और अमोनिया बनता है अमीनो अम्ल के विखंडन से। ऑक्सीजन है एक हार्मोन, वसा एंजाइम, ये कार्बोहाइड्रेट। जवाब आपको देना है मेरे भाई, कमेंट्स में जवाब लिखिए। आप लिखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना क्वेश्चन याद हो चुका है। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक नर हार्मोन का नाम बताना है। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या? एक नर हार्मोन का नाम बताइए। एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। जवाब आप बताइए, कमेंट्स में आंसर लिखिए। सही जवाब होगा क्या? एक नर हार्मोन का नाम बताना है आपको मेरे भाई। एक नर हार्मोन का नाम एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन नहीं, टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है, यानी टेस्टिस जिसको होता है, टेस्टिस जो हम नहीं समझ, टेस्टिस यानी इसी कहाँ बनता है? टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, इनमें से सभी। आप सही जवाब बताइए क्या होगा? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो बाबू इनमें से विखंडन भी अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन भी होता है और द्विखंडन भी होता है, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, परागकोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडा, परागकण। परागकण जवाब बताएंगे। परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं क्या? परागण। परागकण क्या होता है? परागकण। ऑप्शन डी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा जवाब? क्वेश्चन नंबर डी, परागकोश में परागकण होते हैं। क्या होता है? परागकण। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में, जीवद्रव्य में, तंत्रिका में या मस्तिष्क में। जवाब आप बताइए। आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, कौन होता है? डीएनए अणुओं में होता है या फिर जीवद्रव्य में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में। सही जवाब होगा डीएनए। डीएनए होता है, कहाँ होता है? डीएनए के अणु में होता है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? अरस्तु को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, रॉबर्ट हुक को, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आपको पता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब क्या होगा? आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में, तना में, पत्तियों एवं तना दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। जवाब आप दीजिए क्या होगा? हाइड्रिला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? इनमें से ना पत्ती में पाया जाता, ना तना में, ना
पत्ती तना दोनों में से जड़ में पाया था। कहाँ पाया था? जड़ में। यानी चलिए ऑप्शन इसका डी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। ऑप्शन बी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? इसका भी आपको जवाब पता है। प्रकाश के अपवर्तन के भी कईयों का नियम हुआ है मेरे भाई मेरी बहन है। कितने नंबर है? 2 है। 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए मेरे भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव के पास, हर एक जगह शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और उन्हें भी इस बार के बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर आए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 43 सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या फिर उत्तल लेंस का? जवाब बताइए क्या होगा? 43 का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 43 यानी 43, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका? उत्तल लेंस का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णांधता। जवाब आपको एक हाथों में है, आपके माइंड में है, जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 44 का जवाब बताएंगे। बिल्कुल जवाब बता सकते हैं। जो नेत्र निकट की वस्तु को देख ले लेकिन दूर को ना देखे, निकट की वस्तु को साफ नहीं देखे लेकिन दूर को देख ले, तो उसको कौन कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस नहीं होता? अवतल लेंस नहीं होता है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, अवतल लेंस नहीं होता, उत्तल लेंस नहीं, उत्तल दर्पण होता है। जवाब बताइए। दर्पण तो होगा नहीं, होगा तो या तो लेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का जवाब बताइए आप। मानव नेत्र में कौन लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तबे ना कितना बड़का रहता है तो नहीं से बना लेता है फिगर। वाह, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? कर्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर, पुतली पर? जवाब बताएंगे आपको। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? कर्निया, आइरिस, रेटिना, पुतली? जवाब आप बताइए क्या होगा? इसका सही जवाब है मानव नेत्र का प्रतिबिंब रेटिना बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है, क्या होता है? जवाब बताइए क्या होगा? 47 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा बहुत अधिक, बहुत कम, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर। जवाब बताएंगे। सही जवाब बताइए क्या होगा? ये लघु पतन यानी ओवरलोड जिसको सही में कहते हैं, यानी कि बहुत अधिक हो जाता है विद्युत धारा का मान। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत धल में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध आपको पता है क्या होगा? इसका सही जवाब 220 कितना होगा? प्रतिरोध कितना होगा मेरे भाई? कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब क्या होगा? तो बाबू इसका सही जवाब होगा जो प्रतिरोध होता है वो आर बराबर होता है, यानी विद्युत जो धारा प्रवाहित हो इसमें 220 बटा वी बटा एम्पियर वोल्ट बटा एम्पियर करेंगे तो सही जवाब होगा क्या? 110 ओम। कितना होता है? 110 ओम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा एन गुने आर, एन बटा आर बटा एन, इनमें से कोई नहीं। जवाब बताइए क्या होगा? आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 का जवाब आपको देना है। सही जवाब बताइए क्या होगा? सही जवाब बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल? जवाब क्या होगा? विद्युत धारा की ऐसे मात्रक का होता है बाबू एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। चलिए, यानी कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए कह रहा है क्या? धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर, वोल्टमीटर, कूलम, एम्पियर? जवाब बताएंगे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर, तो बाबू धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं आमीटर। क्या कहते हैं? आमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम, एम्पियर, ओम, जूल? सही जवाब बताइए क्या होगा?
प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। जवाब आप बताइए क्या होगा। पवन चक्की, क्या बात किया जा रहा है? पवन चक्की, पवन से जो पवन ऊर्जा की बात की जा रहा है, विद्युत इससे उत्पन्न किस तरह कम से कम कितना चलना चाहिए? तो होना चाहिए वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, न्यूनतम इतना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। जवाब बताएंगे क्या होगा। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन बायोगैस का स्रोत नहीं है? नहीं है किया जा रहा है क्वेश्चन। जवाब आपको पता है क्या होगा। लकड़ी से भी बन जाएगा, गोबर गैस से, कोयला से, यानी नाभिकीय ऊर्जा होगा इसका सही जवाब। सही जवाब क्या होगा? नाभिकीय। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा इससे ही बनता है, इससे ही बनता है, इससे ही बनता है और इससे बनता है। किससे नहीं बनता है? इससे नहीं बनता है, यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, इससे नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? कोयला, बिजली, सूर्य, परमाणु बम। जवाब क्या है? ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत का नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का जवाब आपको याद होगा, इस सूर्य है, सूर्य का ऊर्जा कभी खत्म नहीं होने वाला है, यानी कि सूर्य क्या है? ऊर्जा का विशाल स्रोत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया है, कॉपर प्लस हाइड्रोजन जल बना रहा है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताना है क्या। क्यों प्रकार? कॉपर ऑक्साइड, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण, रेडॉक्स। जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब होगा अपचयन अभिक्रिया, बी। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, कार्बनिक, या कोई नहीं। जवाब बताएंगे क्या कहलाएं, कौन सा जरूर? सहसंयोजी, वैद्युत संयोजी, या कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। जवाब आपको बताइए, आपको जवाब बताना है कमेंट्स में जवाब। इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से विद्युत उत्पन्न है, यानी कि कौन यौगिक बनता है? वैद्युत संयोजक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, सोडियम की परमाणु संख्या क्या है? आपको तो पता है सोडियम की परमाणु संख्या है क्या आखिर? मेरे भाई कमेंट्स में लिखना है आपको, मेरी बहनें कमेंट्स में लिखते चलिए। इसका सही जवाब है 11। परमाणु संख्या, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र बनाना है। बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का बेकिंग पाउडर उसी को कहते हैं। खावा सोडा कहिए, खाने वाला सोडा कहिए, बेकिंग पाउडर कहिए, बेकिंग सोडा कहिए, क्या बात होता है। सही जवाब बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब होगा, ये रहा आपके सामने ऑप्शन है, आप इसका जवाब बताइए। इसका होगा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सही जवाब बताएंगे। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जवाब आपको देना है मेरे भाई। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर ये सब एक ही है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो क्या है, पीओपी जिसको कहते हैं, वो अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13। जवाब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब सही है। निम्नलिखित में से पीएच का मान कौन क्षारक देता है, कौन सा विलयन देता है? इसका हो, यानी जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 13 होगा, वो क्या होगा? क्षारक विलयन देता है। अगला क्वेश्चन, पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। जवाब बताएंगे क्या होगा। पीतल क्या है? कि मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है? जवाब आपको देना है, आपके सामने ऑप्शन है, इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब होगा क्या आखिर? कौन आयनिक यौगिक है इसमें से? बताइए ना क्या होगा मेरे भाई, कमेंट्स में लिखेंगे। कैल्शियम क्लोराइड होगा। क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयुक्त नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। जवाब बताएंगे। कमेंट्स में आंसर लिखना है, घबराना नहीं है। इसका से कौन ऑक्सीजन से, अरे सोना होता है, सोना को हवा में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोल्ड जिसको कहते हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। सरल हाइड्रोकार्बन कौन है इनमें से? बताइए आप मेरे भाई, कमेंट्स में बताइए। सरल हाइड्रोकार्बन क्या है?
मीथेन है। क्या है? मीथेन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है क्या? कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, अम्लजाज। बताइए जवाब, कमेंट्स में आंसर लिखिए मेरे भाई, कमेंट्स में लिखिए आंसर। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन, अम्लजल। बताइए जवाब, सही जवाब क्या होगा? तो कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोकार्बन बनाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसकी कितनी मात्रा उपस्थित है? जब आप बताइए क्या होगा? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बाबू 0.03% है। कितना प्रतिशत? 0.3। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। ऑप्शन में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 दिया है। जवाब आप बताइएगा। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हुआ। आवर्त सारणी में कितने आवर्त है? आवर्त सारणी में मेरे भाई कितने आवर्त है? जवाब बताना है। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? 6 आवर्त है। कितने आवर्त हैं? 6। इसको जवाब आप भी देख लीजिएगा, सही जवाब। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय, उदासीन। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम बाबू एक अक्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन क्या है? वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीजन एक क्या है? ऑक्सीजन एक हार्मोन है। ऑप्शन सी सही जवाब हुआ। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। जवाब आप बताइए कमेंट्स में क्या होगा? तो मनुष्य का जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए। आप कमेंट्स में आंसर भी लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, जवाब आपको देना है। मानव में डायलिसिस कौन करता है? कौन? डायलिसिस थैली का नाम है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 73 का सही जवाब होगा नेफ्रॉन, जिसको वृक्कणाणु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन या विस्थापन। जवाब बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 74 का जवाब आपको देना है मेरे भाई। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन ए सही जवाब हुआ। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, मलेरिया में, पैरामीशियम में। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किस में? 75 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में। अगला क्वेश्चन, फूलों में नर प्रजनन अंग का नाम बताना है। क्या है? फूलों में नर प्रजनन अंग कौन है? पुंकेसर, अंडा, वर्तिकाग्र या वर्तिका। जवाब आप बताइए क्या होगा? फूलों में नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहते हैं और स्त्रियों में स्त्री केसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, नर जनन अंग को पुंकेसर और स्त्री जनन अंग को स्त्री केसर। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए तथा प्रोटीन्स व आरएनए के, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 का जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर, गुणसूत्र जो बना होता है डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए से बना होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, गुणसूत्र, जीन, हरित लवक। जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 का जवाब बताइए। कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए, गुणसूत्र, जीन, हरित लवक। इसका सही जवाब होगा कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान, मरुस्थल। जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 79 का जवाब बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? स्थल पे नहीं होता है जो, देखिए घास का मैदान भी स्थल, जंगल भी स्थल, मरुस्थल भी स्थल। एक्वेरियम जो होता है ये जल में होता है। अगला क्वेश्चन, CFC है। ये बाबू बहुत आसान है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अलग अलग है होना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, इनमें से कोई नहीं। जवाब होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस वीडियो में मैंने 80 क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, क्यों इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछने वाला है, इसलिए घबराए नहीं। और भी मैं आप सभी के लिए मॉडल क्वेश्चन और भी लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। और वीडियो को बार बार देखिए जाते जाते। चलिए गुड बाय।